गोधूली बीतते ही पीर तालाब के गहरे काले पानी में एक एक करके तारे निकल आए संध्या की आकाश में। तालाब के किनारे की जंगल झाड़ियों से ढेर सारे जुगनू निकलकर चुपचाप मंडराने लगे रूपा के चारों ओर। रूपा को जुगनू पसंद है, लेकिन आज उसने ध्यान भी नहीं दिया। पीर तालाब मऊ अंचल में जिन्न तालाब या लाश तालाब इत्यादि नाम से बदनाम है। हर साल कम से कम एक लाश का मिलना तय है। सुना है इस तालाब की गहराई में कोई एक जिन्न रहता है। इस साल अभी तक मौत की संख्या हो गई है 3। नहाने धोने का साहस इस तालाब में किसी का नहीं है, लेकिन कितने ही लोग मछली के लोभ में इस तालाब में डूब गए हैं उसका पता नहीं। तो इन सब अफवाहों के कारण या फिर प्रांतिक अवस्था के कारण यहां पर लोगों का आना जाना ना के बराबर ही है। शाम के बाद तो कुत्ते बिल्लियां भी इस इलाके में नहीं फटकते। आधी रात में तालाब के उस पार से बहुत लोगों ने पैशाचिक आवाज सुनी है, ये अफवाह भी है। इसी पीर तालाब से लगा हुआ एक पुराना जीर्ण मकान रूपा के परिवार का है। छोटी सी रूपा, उम्र 10 साल और कुछ महीने। घर से भागकर दोपहर से वो बैठी है पीर तालाब के किनारे ताड़ के पेड़ के नीचे। तालाब की तरफ उसकी नजर स्थिर। रूपा के बदन पर थी एक गंदी सी बादामी रंग की फ्रॉक। कमर के पास का एक लेस टूटा हुआ और एक लटका हुआ दूसरी तरफ। छोटे छोटे दोनों हाथ बहुत दिनों से पानी और साबुन में काम करने के कारण भरे हुए थे घाव से। पूरा शरीर जाने अनजाने चोटों से पड़ गया था नीला। उसका गुलाबी रंग बदलकर हो गया था फीका और सांवला। बड़ी बड़ी आंखें अब थक चुकी थीं। मुलायम गालों पर आंसू सूख जाने के दाग, होंठ सूखे हुए और सिर भर के धूल मिट्टी से सने घुंघराले बाल छाया की तरह बिछे हुए थे सूखी घास पर। लेकिन ऐसा होने की बात नहीं थी। रूपा के पिता श्याम की गोश्त की दुकान। मऊ के बीचों बीच बाजार में उनका व्यापार जोरदार चलता था। हालांकि 15-1 साल पहले जब श्याम की शादी हुई थी तब ऐसा नहीं था। तब स्टेशन के पास वाले बाजार में छोटी सी एक दुकान थी। पत्नी सुनीता के आते ही परिवार का हाल बदल जाता है। श्याम के पिता जब तक जिंदा थे लक्ष्मी कहकर ही पुकारते थे पुत्र वधू सुनीता को। उसका जैसा रूप वैसा ही गुण। उसकी बुद्धि और किस्मत से श्याम के व्यापार में उन्नति होने लगी और शादी के 4 साल बाद पति पत्नी के संसार में रोशनी लेकर आई छोटी सी रूपा। हूबहू मां की परछाई थी रूपा। श्याम का जीवन आनंद की सीमाएं तोड़ गया, लेकिन कुछ सालों में ही ऐसी एक घटना घट जाती है कि संसार छिन्न भिन्न हो जाता है रातों रात। उस वक्त बहुत पैसा आ जाने के कारण श्याम की कुछ बुरी आदतें सामने आने लगती हैं, जिसमें प्रधान थी शराबखोरी। और इसे लेकर श्याम और सुनीता में आए दिन होने लगे झगड़े। दोनों का रिश्ता विषैला होने लगा। दिन पर दिन सुनीता सहने लगी श्याम का अत्याचार। छोटी रूपा छुप छुप कर सब देखती थी। एक रात दोनों पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। पिता जबरदस्ती करके मां को कमरे के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है। मां की दर्द भरी आवाज कमरे के अंदर से बाहर आने लगती है। छोटी सी रूपा रोते रोते सो जाती है दरवाजे के बाहर।
दूसरे दिन सुबह जब नींद खुलती है, घर खाली, माँ नहीं है। रूपा दौड़कर इधर उधर ढूंढते हुए घर के पीछे की तरफ जाकर देखती है। पीछे के दरवाजे के बाहर भीड़ जमी है। किसी एक अनजान डर से पत्थर की तरह जम जाते हैं दोनों छोटे पैर। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पीछे के दरवाजे के बाहर ही है एक पगडंडी, उसके बाद जंगली झाड़ियां और उसके बाद ही है पीर तालाब। अरे धीरे 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 खींचो, खींचो, उठाओ, धीरे। सुनीता के मृत शरीर को जब तालाब से निकाला जाता है तब तक रूपा होश में ही नहीं थी। मां के साथ मुलाकात भी नहीं होती उस छोटी बच्ची की। इसके 8 महीने बाद ही फिर से शादी करता है श्याम। पत्नी सुनंदा। नई मां जब घर आती है तब रूपा की उम्र थी 6.5। फूल सी कोमल बच्ची। सुनीता के रूप का हर अंश उसने पाया है, ऐसा कि सिर पर भर के राजकन्या जैसे रेशमी बाल। उस तरफ सुनंदा फूटी आंख से भी सहन नहीं कर पाती थी रूपा को। जैसे जैसे दिन जाने लगे अत्याचार बढ़ने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मां नहीं बन पाने के कारण रूपा उसके आंखों का कांटा बन गई। श्याम को जैसे होश ही नहीं था। सुनंदा जो कहती श्याम वो ही करता, उसके कहने पर ही उठता बैठता। सौतेली मां के अत्याचार के कारण और पिता के अनदेखा कर देने से उसका बचपन कहीं जैसे गुम हो जाता है। उस छोटी सी उम्र में ही घर के जितने भी कामकाज थे उनका भार आ पड़ता है छोटे छोटे दोनों हाथों पर। उस पर सुनंदा का अत्याचार और दिन पर दिन खाने को ना देना, सब कुछ मान लिया था रूपा ने। बचपन से ही नौकरानी की तरह घर के सारे काम करना, स्कूल नहीं जा पाना और तो और उसके काले घने बालों से जलन के कारण जानबूझ के सुनंदा का उसे तेल साबुन इस्तेमाल ना करने देना और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन क्या 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता उसे? दिन पर दिन ऐसे ही बीतने लगे। आधे पेट या कभी कभी खाली पेट अमानुषिक परिश्रम करते करते धीरे धीरे बड़ी होने लगी रूपा। मां की बहुत याद आती थी रूपा को। भूख जब सहन शक्ति पार कर जाती तब चुपचाप आकर बैठती थी इसी पीर तालाब के किनारे, ताड़ के पेड़ के नीचे। चुल्लू में लेकर पेट भर के पानी पी लेती थी। पता नहीं कितना पुराना है पानी, कितने अनजान अतीत मिले हुए हैं इस तालाब के पानी में। पानी पीना हो जाए उसके बाद चुपचाप गहरे पानी की तरफ देखती और बैठी रहती थी, ठीक आज जैसे आकर बैठी है। लेकिन आज में और बाकी दिनों में एक विशाल अंतर है। आज अशांत होकर नहीं आई है रूपा। तालाब के पार की ये जगह कल से जैसे उसे बुला रहा था। कल से कुछ खाया नहीं है उसने। पेट की भूख मन के अंदर ही जैसे मर गई है। हाथ के घाव अब भी ताजा हैं, लेकिन दर्द का एहसास जैसे अब नहीं हो रहा। वो पता नहीं कौन से नशे में बहक कर यहां बैठी है तालाब के इस पार। जाने क्यों ऐसा लग रहा है जीवन की हर तकलीफ हमेशा के लिए आज शायद मिट जाने वाली है। शाम होने के बाद तालाब का पानी कांच के जैसे साफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ कोई हवा नहीं। पूरा तालाब जैसे एक विशाल आईने की तरह स्थिर। वहां जैसे महाआकाश बंध गया है सिर्फ रूपा के लिए, और रूपा जैसे मोहित हो गई है उस महाआकाश की गहराई की तरफ।
रूपा की आंखें भारी होने लगती हैं। बहुत जल्द ही शायद नींद आ जाएगी। जुगनू सारे अंधेरे में गुम हो गए। रात गहरी होने लगती है धीरे धीरे। तालाब के उस पार वो अनजाना प्राणी भयंकर गर्जन कर उठता है। आधा किलो गोश्त और नहीं होगा क्या? देखो ना, अरे देखो देखो, होगा होगा। अरे बोला ना, जो माल था बिक गया। एक तो इतवार का बाजार, ऊपर से दोपहर 1 बजे आए हैं आप गोश्त खरीदने। देख ही तो रहे हैं कुछ भी नहीं है। और नहीं होगा भैया, नहीं दे पाऊंगा। व्यापार में दाहिना हाथ रतन और ग्राहक की छोटी बहस के कारण होश आया श्याम को। कल दोपहर से लड़की लापता है। सुबह से रतन ने 5 बार पूछा, कुछ हुआ है? रूपा कल दोपहर से निकली है, अब तक लौटने का नाम नहीं। श्याम जाने वाला था रात में ही पीर तालाब के आसपास ढूंढने, लेकिन सुनंदा के कारण वो कहां संभव था। आज सुबह दुकान आने के पहले उस इलाके में देखकर आया था, लेकिन कहीं कोई नहीं। श्याम भैया, ओ श्याम भैया, तुम्हारा फोन आया है। ओ श्याम भैया। श्याम हाथ में लगे सूख गए गोश्त के रक्त को बाल्टी के पानी में धोकर दीवार पर टंगे पैंट की जेब से फोन निकालता है। सुनंदा कहती है, तुम्हें और कितनी देर लगेगी बताओगे? क्यों, क्या हुआ? पूछ रही हूँ, कब तक आओगे तुम? रूपा लौटी? ना, माने तुम आओ तब देखना। खट से फोन काट दिया सुनंदा ने। श्याम परेशान हो जाता है। क्या क्या देखेगा वो? लेकिन पलट के कॉल करके पूछने की हिम्मत कहां। श्याम जल्दी से साइकिल लेकर घर की तरफ रवाना होता है। घर पहुंचकर साइकिल का बेल बजाते ही हड़बड़ाकर सुनंदा दौड़कर दरवाजा खोलती है। उसका चेहरा देखते ही श्याम का दिल जोरों से धड़कने लगता है। चेहरा पूरी तरह फीका। सूरज तब तक पश्चिम की तरफ ढल चुका है बहुत सा। एक दोपहर का बेनाम पक्षी अजीब सी कर्कश आवाज निकाल रहा है किसी पेड़ की डंगाल पर बैठ के। श्याम को लेकर सुनंदा आकर खड़ी होती है पीर तालाब के किनारे उसी ताड़ के पेड़ के नीचे। तालाब के बीचों बीच तैर रहा है सिर के काले बालों का गुच्छा। हाथ का इशारा करके दिखा देती है सुनंदा। श्याम के हाथ बर्फ के जैसे ठंडे होने लगते हैं। कुछ देर में थोड़ी सी भीड़ जमने लगती है। लोग कूदे पानी में, लेकिन लेकर आए सिर्फ बालों का गुच्छा। लेकिन ये बालों का जो गुच्छा है वो रूपा का ही है, इस पर कोई संदेह नहीं था श्याम को। लेकिन रूपा कहाँ है? विसर्जन के बाद प्रतिमा के सिर से बाल जैसे खुल जाते हैं पानी के संपर्क में आके, ठीक वैसे ही किसी ने मंत्र बल से रूपा के बालों को अलग करके पानी में बहा दिया हो जैसे। लेकिन रूपा नहीं मिलती। इसके बाद दिन, हफ्ते, महीनों गुजर जाते हैं। पुलिस भी आस छोड़ देती है। इलाके में फैल जाती है रूपा के गुम होने की बात पीर तालाब के एक और शिकार के नाम से। इसके ठीक 1 महीने बाद श्याम की पत्नी सुनंदा को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है। कुछ भी खाए तो उल्टी हो जाती। श्याम मऊ के सबसे अच्छे डॉक्टर सामंत को लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब वृद्ध हैं, आंखों में हाई पावर का चश्मा, आंखें छोटी छोटी, बदन पे हर समय ग्रे कलर का पुराने जमाने का ओवरसाइज्ड कोट। सुनंदा की जीभ, गला, नाड़ी, आंख सब देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हैं। क्या हुआ डॉक्टर बाबू? डॉक्टर सामंत अपनी दोनों आंखें छोटी करके भौं को सिकोड़कर सुनंदा से पूछते हैं, मतलब कह रही हो बिल्कुल भूख नहीं लगती? नहीं डॉक्टर बाबू। कमजोरी, कोई तकलीफ?
कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। हम्म, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही। खाने की इच्छा नहीं है नहीं बोलूँगी, भूख लगती है लेकिन खाने की इच्छा ही नहीं होती। कैसी अद्भुत अवस्था है डॉक्टर बाबू, कैसे बताऊं? भूख लगती है, खाने की इच्छा भी होती है, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं होती। कल इनके लिए पुलाव बनाया, मन में इच्छा हुई थोड़ा खाऊं, लेकिन एक और खाते ही उल्टी हो गई। कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ डॉक्टर बाबू, आज 3 दिन हो गए। उसके बावजूद कोई कमजोरी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है? चक्कर तो नहीं आ रहे, लेकिन ये क्या समस्या है डॉक्टर बाबू? भूख लगती है लेकिन नहीं लगती। और एक और समस्या शुरू हो गई है। ये देखिए, तुम्हें भी बताना नहीं हो पाया। देखो देखो थोड़ा, आज सुबह नहा के बाल संवारते हुए ध्यान दिया। डॉक्टर सामंत और श्याम को सुनंदा ने सिर के बाल खोलकर दिखाते हुए कहा, मेरे शुरू से ही घने बाल नहीं थे, उस पर सीधे सीधे। कल भी थे, कंधे के नीचे तक बाल। ये देखिए देखिए, रात भर में कैसे बाल बढ़ के पीठ तक आ गए, उस पर भी घुंघराले। देखिए, हमारे पूरे खानदान में ऐसे बाल किसी के नहीं थे। रूपा। सुनंदा की बात खत्म होने के पहले ही श्याम के मुंह से निकल आया रूपा का अस्पष्ट नाम। हाँ? क्या क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने भौं सिकोड़े और सुनंदा की तरफ देखकर कहा। उसका चेहरा डर के मारे पल में सफेद हो गया था। इसके बाद ओझा, तांत्रिक, फकीर कुछ भी बाकी नहीं रखा श्याम ने। लेकिन सुनंदा की हालत जस की तस। ऐसा कि उसके बाल भी काट कर देखे गए, लेकिन 7 दिन के अंदर फिर से वही काले घुंघराले बाल। 1 महीने के बाद मामला सामान्य हो गया। मन का डर भी धीरे धीरे जाने लगा घर के रोज के कामकाज में। एक शाम चाय के अड्डे पर विजय ने मजाक करते हुए श्याम से कहा, अच्छा ही तो हुआ भाई, इस महंगाई के जमाने में तुम्हारा एक पेट का खर्चा बच गया है? इसके दूसरे दिन दुकान पर रतन ने एक अद्भुत बात बताई। इधर 5-1 दिन से ठंड ज्यादा बढ़ जाने के कारण श्याम दुकान पर थोड़ी देरी से आ रहा था। रतन ही श्याम के घर के पीछे के पोल्ट्री से मुर्गे लेकर दुकान खोल रहा था। रतन दोपहर को दुकान बंद करते समय परेशान होकर बोला, श्याम भैया सुनो ना, मुझे लग रहा है पोल्ट्री से रोज रात को 2-4 मुर्गे कोई साफ कर रहा है। मुर्गे साफ कर रहा है? क्या बोल रहा है रे? वही तो कह रहा हूं, तुमने ध्यान दिया है या नहीं पता नहीं, मैं रोज मुर्गे लाते समय और रखते समय गिनती करता हूं, लेकिन आज 4 दिन से देख रहा हूं जितना रात को गिन के आता हूं, दूसरे दिन 1 या 2 कम रहते ही हैं। 2 दिन से बोलूंगा सोच के भूल ही जा रहा था, तुम जरा देखना तो। श्याम को किसी अनजान कारण से ही ये मामला कुछ ठीक नहीं लगता। पोल्ट्री के पिंजरे की चाबी तो उसके बिस्तर के गद्दे के नीचे ही रहती है, तो फिर कौन पिंजरा खोल के वहां से मुर्गे चुराएगा? आसपास के बच्चे जो ये सब शरारत करते थे वो अब बड़े हो गए हैं। घर जाके सुनंदा को ये बात बताने पर वो भी हैरान हो गई। तय होता है कि श्याम रात को जाग के पहरा देगा। रात को घर के पिछवाड़े के दरवाजे को खोलकर टॉर्च, लाठी हाथ में लेकर बैठा रहता है। पूरी रात बीत जाती, कोई नहीं आता। ऐसे 3 दिन तक पहरा देने के अगले दिन सुनंदा की तबीयत खराब हो जाती है। पेट में दर्द, साथ में बुखार। रात होते ही बुखार आता है। श्याम पहरा छोड़कर गीली पट्टी करने बैठ जाता है। अनजाने में कब उसकी आंख लग जाती है। उसके बाद आधी रात
एक आवाज से नींद टूट जाती है श्याम की। उस तरफ पोल्ट्री के मुर्गे डर के चिल्ला रहे हैं। करवट बदलते ही चौंक जाता है श्याम। सुनंदा नहीं है। कमरे की लाइट अब भी जल रही है। घड़ी की तरफ देखता है वो। रात के लगभग 2:15 बज रहे हैं। एक मुर्गा जोर से आवाज करके शांत हो जाता है। इस बीच बाकी मुर्गे भी शांत हो जाते हैं। तो क्या वो मुर्गा चोर? एक झटके में उठकर श्याम गद्दे के नीचे हाथ डालता है। चाबी नहीं है। लेकिन इस हालत में सुनंदा ही कहां गई? कुछ समझ में नहीं आता श्याम को। वो अपने कमरे से निकलकर बीच वाले कमरे में आकर देखता है। घर के पिछवाड़े का दरवाजा भिड़ा हुआ है। मतलब अंदर से कोई बाहर निकला है। सुनंदा। बाहर के कमरे में आते ही एक अद्भुत आवाज कानों में आती है श्याम के। इस आवाज को पहचानता है श्याम। एक तो ठंड की रात, चारों तरफ सन्नाटा, इसलिए आवाज और भी साफ। मांस काटने या हड्डी तोड़ने के वक्त जैसी आवाज आती है, ठीक वैसी। इस कमरे में अंधेरा है। एक छिपकली की आवाज आती है। श्याम दबे पांव आकर भिड़े हुए दरवाजे के पास आता है। लकड़ी का बना 2 पल्ले का दरवाजा, पुरानी लकड़ी का। खूब सावधानी से ना खोलो तो आवाज आती है। श्याम के बहुत ही धीरे से, लगभग सांस रोक के एक पल्ला हटाते ही दिखता है पोल्ट्री का पिंजरा, और बाएं की तरफ देखते ही सुन्न हो जाता है श्याम का पूरा शरीर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी विद किशोर पर रूपा। यहां तक आपने कहानी सुनी, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लग रही है। तब एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बनता है, क्यों? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं आगे। क्या देख रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, और एक सम्मोहित गुड्डे की तरह जम के पत्थर बन जाता है श्याम। पिंजरे की बाएं तरफ सुनंदा घास पर घुटने टेक कर बैठी है। दोनों हाथ घुटनों पर रखा हुआ, जैसे ध्यान कर रही है। और उसके सिर के ठीक पीछे की तरफ, लगभग 5 गुना बड़ा एक विशाल मुंह, नुकीले दांतों से अपने ही मन में हिंसक जानवर की तरह नोच नोच के मांस खा रहा है। सुनंदा के सिर के वो काले घने घुंघराले बाल ऑक्टोपस के सूंड की तरह मरे हुए मुर्गे से मांस नोच नोच कर सिर के पीछे के उस विभत्स मुंह में भर रहे थे। मुंह से बहकर कंधों तक आ रहा था ताजा खून। बाहर चांदनी रात। सुनंदा के चेहरे की तरफ देखते ही श्याम और भी चौंक जाता है। सुनंदा का चेहरा जैसे अब सुनंदा का चेहरा नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें और होंठों पर हंसी। सुनंदा का चेहरा जैसे किसी अलौकिक बल से रूपा के चेहरे में बदल चुका है, लेकिन पूरा शरीर अब भी सुनंदा का ही है। अचानक किसी अनुभूति से श्याम का सारा भय एक विचार में बदल जाता है। इसका मतलब रूपा अब सच में जिंदा नहीं है, लेकिन खाना नहीं मिलने का प्रतिशोध वो ले रही है इस तरह। सुनंदा के शरीर को कब्जे में लेकर उसने छीन ली है सुनंदा के खाने की क्षमता। सुनंदा के शरीर में सुनंदा के रहने पर भी वो सिर्फ एक बाध्य माध्यम है, रूपा के नए जीवन में बचे रहने का माध्यम।
सुनंदा के दिन पर दिन अत्याचार और खाने को नहीं देने का प्रतिशोध। परिचय में सुनंदा का शरीर होने पर भी ये शरीर अब है रूपा का शरीर। उसके जीवन की सब इच्छाएं वो पूरी कर लेगी इस शरीर से। उधर मुर्गे का एक पंख भी नहीं बचा। देखते देखते 3 मुर्गे खत्म। पिछले 3 दिन से कुछ खाया नहीं। भयानक भूख लगना ही स्वाभाविक है। इसके बाद भूख शांत होने पर वो सभी सांप के फन की तरह दिखने वाले बाल सामान्य बाल की तरह होने लगे। अब जरूर घर के अंदर आने की बारी। श्याम डर के मारे अपने कमरे में आकर सोए रहने का नाटक करता है और ऐसे ढोंग करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। श्याम की नींद गहरी होती है। इसी की आड़ में ये सब चल रहा था इतने दिनों से। श्याम को बंद आंखों से सुनाई देती है नल घर में पानी डालने की आवाज। इस कड़कड़ाती ठंडी रात में नहाना हो रहा है। रक्त के दाग धोए जा रहे हैं शरीर से। रूपा का प्रसंग भूल के आतंक फिर से लौट आता है। सुनंदा या फिर रूपा या फिर जो भी कोई हो वो फिर से आकर लेट जाएगी इस बिस्तर पर। बूंद बूंद करके पसीना निकलने लगता है श्याम के माथे पर। इतने में एहसास होता है कोई गत्ता उठा रहा है। चाबी अपने जगह पर रखी जा रही है। पास में आकर लेट गया सुनंदा या उसका शरीर। आतंक से लकड़ी की तरह लेटे लेटे भोर रात में श्याम को भी नींद आ जाती है। दूसरे दिन जब नींद खुलती है तो सब कुछ सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं रात में। सब कुछ जैसे एक बुरा सपना। सुनंदा पूरी तरह स्वस्थ, उल्टे वो ही जगाती है श्याम को। श्याम के पूरे शरीर में दर्द और तेज बुखार, उठने की भी ताकत नहीं। सुनंदा डॉक्टर से कह के दवा मंगवाती है। श्याम पड़ जाता है महा असमंजस में। उसने सोचा था सुबह उठ के वो जाएगा ओझा के पास, लेकिन कहां, कैसे? उठने की भी हिम्मत नहीं है उसकी। फिर से एक रात आ रही है। सोच के भी कांप जाता है श्याम, जबकि सुनंदा कितने स्वाभाविक भाव से उसकी सेवा कर रही है। श्याम सुनंदा के पीछे मुड़ते ही उसके सिर के पीछे दिखता है, लेकिन कहां, कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ तो सामान्य है। अचानक एक उटपटांग उपाय खेल जाता है श्याम के दिमाग में। कौन जानता था ये उपाय ही उसका काल बनेगा। आज दुकान नहीं जाने के कारण पूरा काम रतन ने ही संभाला है। शाम को जब रतन पोल्ट्री में मुर्गे रखने आया, तब श्याम पोल्ट्री की चाबी रतन को ले जाने को कहता है। रतन बिना सवाल पूछे चाबी ले जाता है। श्याम देखना चाहता है अगर खाने में बाधा पड़े तो सुनंदा, रूपा या फिर वो अद्भुत जंतु क्या करेगा। रोज की तरह श्याम रात को लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है। दीवार घड़ी पर अंधेरे में 3 बार आवाज करके 3 बजते ही श्याम को एहसास होता है सुनंदा बिस्तर से उतर रही है। गद्दे के नीचे 3-4 बार ढूंढकर भी चाबी ना पाकर चुपचाप वो खड़ी हो जाती है। श्याम सांस रोककर पड़ा रहता है। श्याम और सुनंदा के अलावा भी एक और हिंसक जानवर मौजूद है इस कमरे में, वो साफ पता चल रहा है उसकी दबी आवाज में गर्जन से। कुछ देर में ही सुनंदा कमरे से बाहर निकल जाती है। तुरंत उठे तो दिक्कत होगी, इसीलिए श्याम थोड़ी देर रुककर ऐसे सामान्य भाव से उठता है जैसे हल्का होने के लिए उठा हो। लेकिन
बैठक कमरे में आकर देखता है पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। वो झांक कर देखता है पोल्ट्री के पास कोई नहीं है, मुर्गे आराम से सो रहे हैं, लेकिन पिछवाड़े का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। तो क्या भीड़ तालाब के किनारे गई है? श्याम के मन में जाने कहां से साहस आता है। वो सोने के कमरे में रखा बड़ा टॉर्च और दरवाजे के पीछे रखा एक छोटा सरिया लेकर बाहर आता है। पिछवाड़े के दरवाजे से निकलकर पैदल रास्ता पार कर झाड़ियों के अंदर से निशब्द रात में पानी पर चलने की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही है। हड्डियां ठंडी हो जाती हैं श्याम की। उसके झाड़ियों में आगे बढ़ते ही तालाब साफ दिखाई पड़ता है। आज पूर्णिमा ना होने पर भी चांद बड़ा दिख रहा है। चांद की रोशनी में चारों ओर मायावी रोशनी फैली हुई है और श्याम जिस जगह झाड़ियों में खड़ा है उसके ठीक उल्टे तरफ उस ताड़ के पेड़ के नीचे सीने तक पानी में डूबी हुई है सुनंदा उर्फ रूपा। उसके सिर के पीछे की तरफ के बाल सांप के फन की तरह झपट्टा मार मार के मछली पकड़ के भर रहे थे उस विभत्स राक्षसी मुंह के अंदर। ये दृश्य देखकर धीरे धीरे श्याम का शरीर सुन्न पड़ने लगता है। इतनी दूर से भी श्याम साफ साफ देख पाता है सुनंदा का चेहरा रूपा के चेहरे में बदल चुका है। इतने में अचानक तालाब के दूसरे किनारे से लोगों के मुंह से सुनी वही भयंकर चित्कार चारों दिशाओं में फैल जाती है। श्याम का शरीर पूरी तरह सुन्न हो गया है। उसके शरीर में अब शारीरिक जोर नहीं है। हाथ से टॉर्च छूटकर गिर पड़ता है नीचे कटीली झाड़ियों में। झाड़ियों में फंस के टॉर्च की रोशनी पड़ती है तालाब के उस पार रूपा के ऊपर। तुरंत ही मछली खाना बंद करके तेज मगरमच्छ की तरह मुंह फेरता है वो नुकीले दांतों वाला चेहरा। श्याम साफ साफ देखता है नुकीले दांतों से भरा एक हिंसक चेहरा। दांतों में लगा खून होठों के किनारे से बह रहा था। चेहरा बालों से ढका हुआ, सभी बाल कुंडली बना के सांप के फन की तरह उसी की तरफ देख रहे थे। उस चेहरे में आंखें नहीं थी, लेकिन हजार आंखों से भी भयंकर अनदेखी दृष्टि। रतन नीचे गिर जाता है। दूसरे दिन रतन को मुर्गा लेने के लिए आने पर घर पर किसी को ना पाकर इधर उधर ढूंढते हुए तालाब के इस पार झाड़ियों में गिरा पड़ा श्याम मिलता है। अब तक रतन के मुंह से ही सुन रहा था ये कहानी। बहुत विचलित और उत्सुकता से पूछा, उसके बाद और क्या? मैं उन झाड़ियों से उनको उठाकर घर ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। श्याम भैया का शरीर जम के बर्फ के जैसे ठंडा हो गया था। मैंने सोचा कहीं मर तो नहीं गए। शाम के वक्त थोड़ा होश आया। उसके 2 दिन तक मालिश वालिश करके तब श्याम भैया ने आंखें खोली। उधर भाभी का तो पता ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं ये सब कांड हो गया। श्याम भैया के उठते ही पूछा, क्या हुआ बताओ तो? तुम ऐसे बेहोश होकर पड़े थे, इधर भाभी का भी कुछ पता नहीं चल रहा। श्याम भैया की नजर तब भी जाने कैसी अजीब सी थी। दीवार पर एक छिपकली एक कीड़े को खा रही थी। उसी की तरफ एक टक देखते देखते बोले, वो अब तेरी भाभी नहीं है, वो अब तेरी भाभी नहीं है, वो रूपा है। रूपा याद है तुझे, मेरी लड़की? उसके बाद पत्थर की तरह बैठकर एक बार में पूरी घटना बताते गए। कहानी सुनने के बाद मेरा भी गला सूख गया। क्या कह रहे हो श्याम भैया? सिर के पीछे मुंह, बाल सब सूंड, वो तुम्हारी लड़की है रूपा? श्याम भैया चुप। उसके बाद और क्या? बुखार उतरने के बाद भी श्याम भैया दुकान नहीं आते थे, हिसाब किताब भी नहीं पूछते थे। उसके 1 महीने बाद वो आदमी पूरी तरह पागल हो गया। नुकसान हो गया मेरा, काम भी हाथ से गया। तब से मऊ छोड़कर यहाँ गोपालपुर आकर
यह मेरा रिक्शा। जिस श्याम की उस बाजार में इतनी बड़ी दुकान थी, अब वो इस बाजार में ही पागल श्याम के नाम से घूमता रहता है। और वो रूपा, मतलब उस औरत का पता, पागल हो गया। वो सब भूत प्रेत को कोई ढूंढता है क्या? राम 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 राम। मुझे तो बकबक करने की आदत है। श्याम भैया की कहानी पूरे मऊ में फैल गई आग की तरह। उसके बाद जो 2-4 लोग पीर तालाब जाते थे मछली के लालच में, वो भी डर गए। जो बीता ना बाबूजी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, लड़की के लिए दूध ले जाना है, बीवी राह देखती होगी। चलता हूँ। हाँ, नमस्कार। रिक्शा भाड़ा मिल जाने के बाद रतन चाय की दुकान के बेंच से उठकर खड़ा हो जाता है। रिक्शा लेकर गायब हो जाता है गली की मोड़ से। इधर मेरा गला सूख गया है, पैर भी जैसे भारी भारी लग रहे हैं। मैं स्कूल में इतिहास का शिक्षक हूं, ट्रांसफरेबल नौकरी। इस जगह से उस जगह बिल्ली के बच्चे की तरह खुद को लेकर 44 साल काट दिए। नशे के नाम पर लिखना पढ़ना, 2-3 किताबें भी निकली हैं। कहानियों के लालच में जब भी मौका मिले बैठ जाता हूं, चाहे वो रिक्शा वाला हो या पायलट। लेकिन आज रतन की कहानी सुनकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। हो सकता है सब कुछ ही मेरी कल्पना है, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। अच्छा, रतन की कहानी भी पूरी तरह मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन जो विवरण रतन ने दिया है, रतन के लिए श्याम के मुंह से सुनी कहानी को ऐसे बनाना संभव नहीं। चाय के पैसे देकर मन में डर लेकर मैं घर लौट आता हूं। एक और सर्दियों का मौसम। घर पर नौकरानी ने गर्म पानी बाथरूम में रख दिया है। मैंने नौकरानी की तरफ देखा। मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। गोपालपुर बॉयज स्कूल में ट्रांसफर होकर आया हूं, यही कोई महीना भर हुआ। छोटी सी तालाब सहित ये मकान बहुत कम भाड़े में मिल गया। इस मकान में आने के दूसरे ही दिन इस लड़की से मुलाकात हुई। घर का सारा काम कर देगी, खाना देने की जरूरत नहीं, बदले में उसे पढ़ाना होगा। सुंदर है लड़की, चेहरा सरलता से भरा, शरीर बड़ा होने पर भी चेहरा जैसे छोटी बच्ची की तरह, कमर तक खुले बाल। मैंने पूछा, अच्छा तो तुम्हारा घर कहाँ है? वो कहती है घर छोड़कर आ गई। माँ पिताजी उस पर अत्याचार करते थे, उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैंने हाथ पैर में कटे हुए निशान देखकर पूछा, अच्छा बैठो। देखो बाबा, मैं ज्यादा पगार नहीं दे पाऊंगा। हाँ, वैसे भी ये मकान मेरे लिए हाथी पालने के समान हो गया है। जवाब में वो कहती है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, पैसा कौड़ी खाना पीना कुछ नहीं। वो सिर्फ लिखना पढ़ना सीखना चाहती है। मैंने सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने गुलाबी गालों पर मुस्कान लाते हुए कहा, रूपा। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर पर रूपा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।